न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत के गुस्से का बांग्लादेशियों पर भी असर। पहलगाम हमले के बाद अवैध अप्रवासियों पर एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच की जॉइंट सीपी शरद सिंघल ने कहा कि गृह मंत्री सीपी और डीजीपी ने हमें निर्देश दिया था कि अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जाना चाहिए। क्राइम ब्रांच ने अप्रैल 2024 से अब तक 2 FIR दर्ज की है। 127 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और 77 को निर्वासित किया गया है। हमें इनपुट मिले थे कि चंदोला इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। आज सुबह पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है। हमने अब तक 457 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जांच के बाद उन सभी को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे यात्रियों पर हमला किया गया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 2 विदेशी और जम्मू कश्मीर का स्थानीय नागरिक भी शामिल था। इस घटना के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया जा रहा है। HM साहब, DGP सर, CP सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 FIR क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। और आज सुबह से DCP जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, DCP क्राइम अजीत राजन जी, DCP SOG जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का ID बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने? आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो ID कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं। और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में हैं, क्या हैं और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस करते हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र उस दुकानदार से ही सामान खरीदे जिसे हनुमान चालीसा आती हो, बोले मंत्री नितेश राणे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुओं को किसी भी दुकानदार से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। दुकानदार से कहो अगर हनुमान चालीसा नहीं आती है तो उससे सामान नहीं खरीदना चाहिए। मंत्री राणे का ये बयान पहलगाम हमले के बाद सामने आया है। मंत्री के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। रत्नागिरी जिले के दापोली शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि उन्होंने मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदुओं को भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अगर वे आपका धर्म पूछ रहे हैं और आपको मार रहे हैं तो आपको भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग हिंदू संगठनों को भी उठानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में एक प्रमुख
पर्यटक स्थल पर हमला किया, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुओं को किसी भी दुकानदार से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। दुकानदार से कहो अगर हनुमान चालीसा नहीं आती है तो उससे सामान नहीं खरीदना चाहिए। मंत्री राणे का ये बयान पहलगाम हमले के बाद सामने आया है। मंत्री के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। रत्नागिरी जिले के दापोली शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि उन्होंने मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदुओं को भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अगर वे आपका धर्म पूछ रहे हैं और आपको मार रहे हैं तो आपको भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग हिंदू संगठनों को भी उठानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में एक प्रमुख पर्यटक स्थल पर हमला किया, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुओं को किसी भी दुकानदार से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। दुकानदार से कहो अगर हनुमान चालीसा नहीं आती है तो उससे सामान नहीं खरीदना चाहिए। मंत्री राणे का ये बयान पहलगाम हमले के बाद सामने आया है। मंत्री के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। रत्नागिरी जिले के दापोली शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि उन्होंने मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदुओं को भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अगर वे आपका धर्म पूछ रहे हैं और आपको मार रहे हैं तो आपको भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग हिंदू संगठनों को भी उठानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में एक प्रमुख पर्यटक स्थल पर हमला किया, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुओं को किसी भी दुकानदार से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। दुकानदार से कहो अगर हनुमान चालीसा नहीं आती है तो उससे सामान नहीं खरीदना चाहिए। मंत्री राणे का ये बयान पहलगाम हमले के बाद सामने आया है। मंत्री के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। रत्नागिरी जिले के दापोली शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि उन्होंने मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदुओं को भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अगर वे आपका धर्म पूछ रहे हैं और आपको मार रहे हैं तो आपको भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग हिंदू संगठनों को भी उठानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में एक प्रमुख पर्यटक स्थल पर हमला किया, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुओं को किसी भी दुकानदार से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। दुकानदार से कहो अगर हनुमान चालीसा नहीं आती है तो उससे सामान नहीं खरीदना चाहिए। मंत्री राणे का ये बयान पहलगाम हमले के बाद सामने आया है। मंत्री के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। रत्नागिरी जिले के दापोली शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि उन्होंने मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदुओं को भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अगर वे आपका धर्म पूछ रहे हैं और आपको मार रहे हैं तो आपको भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग हिंदू संगठनों को भी उठानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में एक प्रमुख पर्यटक स्थल पर हमला किया, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए। अगली खबर, लखनऊ में बोले शिवराज सिंह चौहान, वन नेशन वन इलेक्शन से देश पर कम होगा आर्थिक बोझ। देश में साल भर चुनाव होते रहते हैं, जिससे विकास ठप हो जाता है। एक राष्ट्र, एक चुनाव होने से विकास को पंख लगेंगे, सरकारी व्यवस्थाओं का दोहन भी थमेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना देखा है उसे हम सबको मिलकर साकार करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय संयोजक और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अपने विचार रखे। गांधी भवन
प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है। साल के 12 महीने चुनाव होते रहते हैं। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, इससे विकास कार्य थम जाते हैं। वहीं आचार संहिता लगने से जन कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह चुनाव कराने से न केवल देश पर चुनाव कराने का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो नवगठित सरकार को 5 वर्ष तक निरंतर विकास कार्य करने का पर्याप्त समय भी मिलेगा। डिप्टी सीएम ने पहलगाम हमले में मारे गए सभी नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों और उनके अकाव को कतई बख्शा नहीं जाएगा। देश में साल भर चुनाव होते रहते हैं, जिससे विकास ठप हो जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से विकास को पंख लगेंगे, सरकारी व्यवस्थाओं का दोहन भी थमेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना देखा है, उसे हम सबको मिलकर साकार करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय संयोजक और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अपने विचार रखे। गांधी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है। साल के 12 महीने चुनाव होते रहते हैं। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, इससे विकास कार्य थम जाते हैं। वहीं आचार संहिता लगने से जन कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह चुनाव कराने से न केवल देश पर चुनाव कराने का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो नवगठित सरकार को 5 वर्ष तक निरंतर विकास कार्य करने का पर्याप्त समय भी मिलेगा। डिप्टी सीएम ने पहलगाम हमले में मारे गए सभी नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों और उनके अकाव को कतई बख्शा नहीं जाएगा। देश में साल भर चुनाव होते रहते हैं, जिससे विकास ठप हो जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से विकास को पंख लगेंगे, सरकारी व्यवस्थाओं का दोहन भी थमेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना देखा है, उसे हम सबको मिलकर साकार करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय संयोजक और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अपने विचार रखे। गांधी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है। साल के 12 महीने चुनाव होते रहते हैं। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, इससे विकास कार्य थम जाते हैं। वहीं आचार संहिता लगने से जन कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह चुनाव कराने से न केवल देश पर चुनाव कराने का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो नवगठित सरकार को 5 वर्ष तक निरंतर विकास कार्य करने का पर्याप्त समय भी मिलेगा। डिप्टी सीएम ने पहलगाम हमले में मारे गए सभी नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों और उनके अकाव को कतई बख्शा नहीं जाएगा। देश में साल भर चुनाव होते रहते हैं, जिससे विकास ठप हो जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से विकास को पंख लगेंगे, सरकारी व्यवस्थाओं का दोहन भी थमेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना देखा है, उसे हम सबको मिलकर साकार करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय संयोजक और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अपने विचार रखे। गांधी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है। साल के 12 महीने चुनाव होते रहते हैं। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, इससे विकास कार्य थम जाते हैं। वहीं आचार संहिता लगने से जन कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह चुनाव कराने से न केवल देश पर चुनाव कराने का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो नवगठित सरकार को 5 वर्ष तक निरंतर विकास कार्य करने का पर्याप्त समय भी मिलेगा। डिप्टी सीएम ने पहलगाम हमले में मारे गए सभी नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों और उनके अकाव को कतई बख्शा नहीं जाएगा। देश में साल भर चुनाव होते रहते हैं, जिससे विकास ठप हो जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव
होने से विकास को पंख लगेंगे, सरकारी व्यवस्थाओं का दोहन भी थमेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना देखा है उसे हम सबको मिलकर साकार करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय संयोजक और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अपने विचार रखे। गांधी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है। साल के 12 महीने चुनाव होते रहते हैं। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, इससे विकास कार्य थम जाते हैं। वही आचार संहिता लगने से जन कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह चुनाव कराने से न केवल देश पर चुनाव कराने का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो नवगठित सरकार को 5 वर्ष तक निरंतर विकास कार्य करने का पर्याप्त समय भी मिलेगा। डिप्टी सीएम ने पहलगाम हमले में मारे गए सभी नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों और उनके अकाओं को कतई बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर, सिक्किम में भारी तबाही, बारिश और लैंडस्लाइड से जगह जगह रास्ते हुए जाम। उत्तरी सिक्किम में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते यहां अलग अलग जगहों पर 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन पुरजोर कोशिश में लगा हुआ। प्रशासन ने स्थिति को देखते ही उत्तरी सिक्किम के लिए पहले से निर्धारित पास को कैंसिल कर दिया है। वहीं पुलिस और प्रशासन राहत बचाव के कार्य में जुटा हुआ। देश में एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों को जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी सिक्किम इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। बारिश का प्रकोप इतना ज्यादा है कि अलग अलग जगहों पर 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ घूमने आए थे। भारी बारिश और भूस्खलन लोगों के लिए सिक्किम में परेशानियों का कारण बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक चुंगथांग गुरुद्वारा और आईटीबीपी कैंप में अभी करीब 200 पर्यटकों की गाड़ियां फंसी हुई है। उत्तर सिक्किम के बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने टूर ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह सुरक्षा कारण को देखते हुए पर्यटकों उत्तरी सिक्किम नहीं भेजें। उत्तरी सिक्किम में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते यहाँ अलग अलग जगहों पर 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन पुरजोर कोशिश में लगा हुआ। प्रशासन ने स्थिति को देखते ही उत्तरी सिक्किम के लिए पहले से निर्धारित पास को कैंसिल कर दिया है। वहीं पुलिस और प्रशासन राहत बचाव के कार्य में जुटा हुआ। देश में एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों को जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी सिक्किम इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। बारिश का प्रकोप इतना ज्यादा है कि अलग अलग जगहों पर 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ घूमने आए थे। भारी बारिश और भूस्खलन लोगों के लिए सिक्किम में परेशानियों का कारण बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक चुंगथांग गुरुद्वारा और आईटीबीपी कैंप में अभी करीब 200 पर्यटकों की गाड़ियां फंसी हुई है। उत्तर सिक्किम के बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने टूर ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह सुरक्षा कारण को देखते हुए पर्यटकों उत्तरी सिक्किम नहीं भेजें। उत्तरी सिक्किम में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते यहाँ अलग अलग जगहों पर 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन पुरजोर कोशिश में लगा हुआ। प्रशासन ने स्थिति को देखते ही उत्तरी सिक्किम के लिए पहले से निर्धारित पास को कैंसिल कर दिया है। वहीं पुलिस और प्रशासन राहत बचाव के कार्य में जुटा हुआ। देश में एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों को जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी सिक्किम इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। बारिश का प्रकोप इतना ज्यादा है कि अलग अलग जगहों पर 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ घूमने आए थे। भारी बारिश और भूस्खलन लोगों के लिए सिक्किम में परेशानियों का कारण बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक चुंगथांग गुरुद्वारा और आईटीबीपी कैंप में अभी करीब 200 पर्यटकों की गाड़ियां फंसी हुई है। उत्तर सिक्किम के बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने टूर ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह सुरक्षा कारण को देखते हुए पर्यटकों उत्तरी सिक्किम नहीं भेजें। उत्तरी सिक्किम में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते यहाँ अलग अलग जगहों पर 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए,
जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन पुरजोर कोशिश में लगा हुआ। प्रशासन ने स्थिति को देखते ही उत्तरी सिक्किम के लिए पहले से निर्धारित पास को कैंसिल कर दिया है। वहीं पुलिस और प्रशासन राहत बचाव के कार्य में जुटा हुआ। देश में एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों को जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी सिक्किम इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। बारिश का प्रकोप इतना ज्यादा है कि अलग अलग जगहों पर 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ घूमने आए थे। भारी बारिश और भूस्खलन लोगों के लिए सिक्किम में परेशानियों का कारण बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक चुंगथांग गुरुद्वारा और ITBP कैंप में अभी करीब 200 पर्यटकों की गाड़ियां फंसी हुई है। उत्तर सिक्किम के बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने टूर ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह सुरक्षा कारण को देखते हुए पर्यटकों उत्तरी सिक्किम नहीं भेज। अगली खबर, झारखंड के मंत्री सुदीव्य सोनू का नया कारनामा, मुफ्ती को बताया जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अपने द्वारा दिए गए अजीबोगरीब बयान को लेकर चर्चा में बने झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा, खेलकूद के साथ साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू फिर एक बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में। दरअसल उन्होंने पहलगाम हमले के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जिम्मेदार बताते हुए उनसे इस्तीफा की मांग करती थी। अब उन्होंने महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर का CM बताया। अपने द्वारा दिए गए अजीबोगरीब बयान और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें ट्रोल किए जाने पर शुक्रवार मंत्री सुदीव्य सोनू ने एक प्रेस वार्ता बुलाया और पत्रकारों को सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कटाक्ष करते हुए कहा था। वहीं मंत्री सुदीव्य सोनू के बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री रहे CP सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुदीव्य सोनू एक गंभीर राजनेता है, लेकिन दुर्भाग्य इरफान अंसारी जैसे नेताओं के संगत में आकर वे भी अपना मानसिक संतुलन खो रहे। कल के बयान में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दें। एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की भूमिका में सवाल किया कि घटना अगर पहलगाम में घटी है तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे ये घटना घट गई। अगली खबर, बिहार पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, बिहार सरकार ने भी हर जिले में आदेश किया है जारी। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द करने से संबंध में केंद्र सरकार की ओर से मिले आदेश के बाद बिहार सरकार सक्रिय हो गई है। इस संबंध में बिहार सरकार की गृह विभाग की ओर से राज्य में सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को उक्त आदेश का अनुपालन कराए जाने का निर्देश भी दिया गया। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से मिले आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा सेवाओं को विदेशी अधिनियम 1946 के धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा निरस्तीकरण के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए गए थे। हालांकि इसमें दीर्घकालीन राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा। इस संबंध में कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द करने से संबंध में केंद्र सरकार की ओर से मिले आदेश के बाद बिहार सरकार सक्रिय हो गई है। इस संबंध में बिहार सरकार की गृह विभाग की ओर से राज्य में सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को उक्त आदेश का अनुपालन कराए जाने का निर्देश भी दिया गया। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से मिले आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा सेवाओं को विदेशी अधिनियम 1946 के धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा निरस्तीकरण के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए गए थे। हालांकि इसमें दीर्घकालीन राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा। इस संबंध में कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द करने से संबंध में केंद्र सरकार की ओर से मिले आदेश के बाद बिहार सरकार सक्रिय हो गई है। इस संबंध में बिहार सरकार की गृह विभाग की ओर से राज्य में सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को उक्त आदेश का अनुपालन
कराए जाने का निर्देश भी दिया गया। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से मिले आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा सेवाओं को विदेशी अधिनियम 1946 के धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा निरस्तीकरण के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए गए थे। हालांकि इसमें दीर्घकालीन राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा। इस संबंध में कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द करने से संबंध में केंद्र सरकार की ओर से मिले आदेश के बाद बिहार सरकार सक्रिय हो गई है। इस संबंध में बिहार सरकार की गृह विभाग की ओर से राज्य में सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को उक्त आदेश का अनुपालन कराए जाने का निर्देश भी दिया गया। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से मिले आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा सेवाओं को विदेशी अधिनियम 1946 के धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा निरस्तीकरण के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए गए थे। हालांकि इसमें दीर्घकालीन राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा। इस संबंध में कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। अगली खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर बोले राहुल गांधी, पीड़ितों से भी मुलाकात। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित से श्रीनगर में मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना को अंजाम आतंकवादियों ने भाइयों को लड़ाने के लिए किया है, लेकिन भारतीय एकजुट हैं और आतंकियों को कोशिश विफल होगी। राहुल गांधी ने कहा कि वह यह जानने आए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और उनकी मदद करने आए। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस हमले की निंदा की है और पूरे देश ने इसका समर्थन किया है। राहुल गांधी ने पीड़ित से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने घायल हुए लोगों में से एक व्यक्ति से भी मिले। उनका प्यार और स्नेह उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने आतंकी हिंसा में अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि वह सभी को बताना चाहते हैं कि आतंकी हमले के मामले में पूरा देश एक साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे समाज को बांटने की साजिश है और भाई से भाई को लड़ाने का विचार है, लेकिन यह बहुत ही अहम है कि देश का हर नागरिक, हर भारतीय एकजुट हो। यह जरूरी है कि सभी एक साथ खड़े हो ताकि हम सभी मिलकर आतंकियों की कोशिश को विफल कर सकें। Terrible tragedy, and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच